इस वीडियो के अंदर इंट्रोडक्शन टू फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री इसका दूसरा पार्ट हम यहाँ डिस्कस करेंगे। इम्प्यूरिटीज़, इफ़ेक्ट ऑफ इम्प्यूरिटीज़ एंड सोर्सेज ऑफ इम्प्यूरिटीज़ इन डिटेल। फर्स्ट पार्ट के अंदर हमने इंट्रोडक्शन टू फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव्स इसको डिस्कस किया था। उसके साथ साथ एरर है, एक्यूरेसी है, प्रिसीशन है, सिग्निफिकेंट फिगर है। ये फर्स्ट पार्ट में हमने इसको अपलोड किया था। इस पार्ट के अंदर हम इम्प्यूरिटीज़ को डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज़ इम्प्यूरिटी, व्हाट आर द इफ़ेक्ट ऑफ इम्प्यूरिटीज़, कि इम्प्यूरिटी क्या है, इम्प्यूरिटीज़ के क्या इफ़ेक्ट होते हैं, और उसके साथ साथ व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ इम्प्यूरिटीज़, कि इम्प्यूरिटीज़ के क्या सोर्सेज हैं, कि किसी भी प्रोडक्ट में, किसी भी फाइनल प्रोडक्ट में, किसी भी रॉ मटेरियल में इम्प्यूरिटीज़ कहाँ से एंट्री लेती है। तो उस चीज़ को यहाँ डिस्कस करेंगे। तो इम्प्यूरिटीज़ में हम बोल सकते हैं, अगर हमने इस वर्ड को देखा इम्प्यूरिटीज़, इम्प्यूरिटी, तो सिंपल वे में हम इम्प्यूरिटीज़ को एक्सप्लेन कर सकते हैं कि इम्प्यूरिटीज़ आर द सब्सटेंसेस विच आर नॉट ए पार्ट ऑफ ड्रग। इम्प्यूरिटीज़ आर द सब्सटेंसेस विच आर नॉट द पार्ट ऑफ ड्रग, कि इम्प्यूरिटीज़ वो सब्सटेंसेस हैं जो किसी भी ड्रग का पार्ट नहीं है। सिंपल वे में हम इम्प्यूरिटीज़ को एक्सप्लेन कर सकते हैं कि इम्प्यूरिटीज़ आर द सब्सटेंसेस विच आर नॉट द पार्ट ऑफ द ड्रग, कि इम्प्यूरिटीज़ वो सब्सटेंसेस हैं जो किसी भी ड्रग का पार्ट नहीं है। या बोल सकते हैं इट इज़ ए फॉरेन सब्सटेंस प्रेजेंट इन फॉर्मुलेशन, ये बोल सकते हैं कि ये फॉरेन सब्सटेंस है जो किसी भी फॉर्मुलेशन में प्रेजेंट हो सकता है। हम देखें कि अगर इम्प्यूरिटीज़ अगर किसी भी फॉर्मुलेशन के अंदर है तो उसकी वजह से उसकी स्टेबिलिटी पर, उसकी प्योरिटी पर और उसके मेडिसिनल इफ़ेक्ट पर जो है कुछ ना कुछ उसका इफ़ेक्ट हो सकता है, पॉसिबल है। मेडिसिनल पर्पस, जिस मेडिसिनल पर्पस के लिए यूज़ हो रहा है उसके वजह से, इम्प्यूरिटी की वजह से उस पर इफ़ेक्ट हो सकता है। तो सिंपल वे में हम इसको बोल सकते हैं, एक बार और इस चीज़ को एक्सप्लेन करता हूँ कि इम्प्यूरिटीज आर द सब्सटेंसेज विच आर नॉट द पार्ट ऑफ फॉर्मुलेशन और विच आर नॉट द पार्ट ऑफ ड्रग और मेडिसिनल सब्सटेंसेज। और दूसरे एंगल से हम बोल सकते हैं इट इज़ ए फॉरेन सब्सटेंस प्रेजेंट इन द फॉर्मुलेशन, इट इज़ ए फॉरेन सब्सटेंस प्रेजेंट इन फॉर्मुलेशन। और ये इम्प्यूरिटी जो रहती है टॉक्सिक भी हो सकती है, नॉन टॉक्सिक भी हो सकती है। कि इम्प्यूरिटी है तो ये इम्प्यूरिटी बॉडी के लिए टॉक्सिक हो सकती है, उसका इफ़ेक्ट जो है टॉक्सिक इफ़ेक्ट भी हो सकता है और नॉन टॉक्सिक भी हो सकती है। अब इसमें हम इसको लिख सकते हैं व्हाट आर द इफ़ेक्ट ऑफ इम्प्यूरिटीज़। हम ये बोल सकते हैं कि इम्प्यूरिटीज़ के क्या इफ़ेक्ट पॉसिबल है, क्या अगर इम्प्यूरिटी किसी भी सब्सटेंस में है तो उसके क्या इफ़ेक्ट हो सकते हैं, क्या पॉसिबल इफ़ेक्ट हैं, उसको भी हम यहाँ डिस्कस कर सकते हैं। इफ़ द इम्प्यूरिटी इज़ प्रेजेंट इन फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन इट मे हैव टॉक्सिक इफेक्ट इफ़ प्रेजेंट बियॉन्ड द लिमिट। अगर इम्प्यूरिटीज़ किसी भी फॉर्मुलेशन में प्रेजेंट है या हो रही तो अगर वो लिमिट से ज़्यादा है तो वो टॉक्सिक इफ़ेक्ट प्रोड्यूस कर सकती है। तो एक फर्स्ट पॉइंट में लिख सकते हैं द इम्प्यूरिटीज प्रेजेंट इन फार्मास्यूटिकल मे हैव टॉक्सिक इफेक्ट इफ प्रेजेंट बियॉन्ड द लिमिट। द इम्प्यूरिटीज प्रेजेंट फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन मे हैव टॉक्सिक इफेक्ट इफ प्रेजेंट बियॉन्ड द लिमिट। अगर लिमिट से ज़्यादा है तो उसकी वजह से टॉक्सिक इफेक्ट हो सकता है। दूसरे पॉइंट के अंदर हम लिख सकते हैं इट मे चेंज द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ द ड्रग, कि अगर इम्प्यूरिटीज़ किसी भी फॉर्मुलेशन में है, किसी भी सब्सटेंस में है तो ये उसकी फ़िज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ को चेंज कर सकती है। दैट मीन्स मेकिंग इट अनसूटेबल फॉर मेडिसिनल यूज़, कि ये इम्प्यूरिटीज़ जो है उस सब्सटेंस को अनसूटेबल बना सकती है मेडिसिनल यूजेस के। तो सेकेंड पॉइंट में हम लिख सकते हैं इट मे चेंज द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ द ड्रग मेकिंग इट अनसूटेबल फॉर मेडिसिनल यूजेस के लिए अनसूटेबल बना सकती है। थर्ड पॉइंट के अंदर हम लिख सकते हैं इट मे बी इनकॉम्पिटेबल विद अदर सब्सटेंस ऑफ द फॉर्मुलेशन, इट मे बी इनकॉम्पिटेबल विद द अदर सब्सटेंस ऑफ द फॉर्मुलेशन, के फॉर्मुलेशन के दूसरे सब्सटेंस के साथ इनकॉम्पिटेबल हो सकती है। हम अगर कोई भी फॉर्मुलेशन देखेंगे, सिरप है, टैबलेट है, उसमें बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स होते हैं, एक्टिव इंग्रेडिएंट भी होते हैं, इनएक्टिव इंग्रेडिएंट्स भी होते हैं। जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं, चाहे वो एक्टिव इंग्रेडिएंट है या इनएक्टिव इंग्रेडिएंट्स है, अगर इम्प्योरिटी रही तो वो इनएक्टिव इंग्रेडिएंट के साथ भी रिएक्शन कर सकती है और एक्टिव इंग्रेडिएंट के साथ भी रिएक्शन कर सकती है। अगर एक्टिव इंग्रेडिएंट और इनएक्टिव इंग्रेडिएंट के साथ इम्प्यूरिटी का रिएक्शन होगा तो कुछ ना कुछ टॉक्सिक प्रोडक्ट प्रोड्यूस होंगे जिसका बॉडी पर इफ़ेक्ट होगा। तो हम इसको लिख सकते हैं
ये हम इस सेंस में हम बोल सकते हैं कि इट में बी इनकॉम्पिटेबल विद द अदर सब्सटेंस ऑफ द फॉर्मुलेशन, के फॉर्मुलेशन के दूसरे सब्सटेंस के साथ या एक्टिव और इनएक्टिव इंग्रेडिएंट्स के साथ में वो इनकॉम्पिटेबल हो सकती है। इसके साथ ये भी बोल सकते हैं इट में लोअर द सेल्फ लाइफ ऑफ द सब्सटेंसेस और द फॉर्मुलेशन, कि किसी भी ड्रग है उसके सेल्फ लाइफ को वो कम कर सकती है। इट में लोअर द सेल्फ लाइफ ऑफ द सब्सटेंसेस और द फॉर्मुलेशन, कि किसी भी सब्सटेंस के या फॉर्मुलेशन के सेल्फ लाइफ को वो कम कर सकती है। इसके साथ साथ इट में कॉज द टेक्निकल डिफ़िकल्टीज इन फॉर्मुलेशन, के फॉर्मुलेशन में वो टेक्निकल डिफ़िकल्टीज प्रोड्यूस कर सकती है। अगर फॉर्मुलेशन है, इम्प्योरिटीज़ है, अगर कोई सब्सटेंस है, इफ़ इट इज़ मोर सोल्यूबल इन वाटर, वाटर में ज़्यादा है, उसमें अगर थोड़ी बहुत इम्प्योरिटी रहेगी तो उस सोल्यूबिलिटी पर उसका इफेक्ट होगा, वो या तो हाईली सोल्यूबल हो जाएगा या फिर सोल्यूबल नहीं होगा, तो कुछ ना कुछ इसका इफेक्ट होगा। तो इट में क्रिएट द टेक्निकल प्रॉब्लम इन फॉर्मुलेशन, के फॉर्मुलेशन में वो टेक्निकल प्रॉब्लम को क्रिएट कर सकती है। इट में कॉज चेंज इन कलर, कलर में चेंज आ सकता है, ऑर्डर, टेस्ट, ये सारी चीज़ों में इम्प्योरिटी के प्रेजेंट रहने की वजह से किसी भी सब्सटेंस के कलर में चेंज आ सकता है, उसके टेस्ट में चेंज आ सकता है, इसके ऑर्डर में चेंज आ सकता है, मेकिंग द सब्सटेंस अनहाइजेनिक, सब्सटेंस को अनहाइजेनिक कर सकती है। तो ये सारी चीज़ें हम इफेक्ट ऑफ इम्प्योरिटीज़ के अंदर इंक्लूड कर सकते हैं। जैसे हमने लिखा था पहला पॉइंट, द इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट इन फॉर्मुलेशन मे हैव टॉक्सिक इफेक्ट इफ प्रेजेंट बियॉन्ड द लिमिट। The impurities present in pharmaceutical preparation may have toxic effect if present beyond the limit. अगर लिमिट से ज़्यादा है तो टॉक्सिक इफेक्ट प्रोड्यूस कर सकती है। नेक्स्ट पॉइंट, इट मे चेंज द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द ड्रग, मेकिंग इट अनसुटेबल फॉर मेडिसिनल यूजेस, कि इसकी किसी भी अगर इम्प्योरिटी किसी सब्सटेंस में रहेगी तो उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी, उसकी केमिकल प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी, और ये जिस पर्पज़ के लिए वो मेडिसिनल सब्सटेंस यूज़ हो रहा है उस पर्पज़ के लिए उसको यूज़ नहीं कर सकते। नेक्स्ट पॉइंट हम लिख सकते हैं, इट मे बी इनकॉम्पिटेबल विद द अदर इंग्रेडिएंट्स ऑफ द फॉर्मुलेशन, के ये जो है इम्प्योरिटी जो है फॉर्मुलेशंस के दूसरे इंग्रेडिएंट के साथ में इनकॉम्पिटेबल हो सकती है। इट में लोअर द सेल्फ लाइफ ऑफ द प्रोडक्ट, के प्रोडक्ट की सेल्फ लाइफ को ये कम कर सकती है। इट में कॉजेज द टेक्निकल प्रॉब्लम इन फॉर्मुलेशन, के फॉर्मुलेशन के अंदर ये टेक्निकल प्रॉब्लम को क्रिएट कर सकती है। ऐसे इट में कॉज चेंज इन कलर, टेस्ट एंड ऑर्डर, के इसकी वजह से जो है फॉर्मुलेशन का या किसी भी सब्सटेंस का कलर चेंज हो सकता है, ऑर्डर चेंज हो सकता है, उसका टेस्ट चेंज हो सकता है। डैट मीन्स मेकिंग द सब्सटेंस अनहाइजेनिक, के किसी भी सब्सटेंस को अनहाइजेनिक यूज़ करने के लायक नहीं बनाएगी, तो अगर इम्प्योरिटी रहेगी तो यूज़ करने के लायक नहीं रहेगी। तो इस तरीके से हम उसकी इफेक्ट ऑफ इम्प्योरिटीज़ को लिख सकते हैं। अब इसके बाद जो इंपॉर्टेंट चीज़ है जो एग्ज़ाम में पूछता है, एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन पूछता है ये अक्सर पूछा है, व्हाट इज़ इम्प्योरिटी एंड व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ इम्प्योरिटी, डिफाइन इम्प्योरिटी एंड एनलिस्ट द सोर्सेज ऑफ इम्प्योरिटी। अक्सर ये क्वेश्चन पूछता है कि व्हाट इज़ इम्प्योरिटी एंड एनलिस्ट द सोर्सेज ऑफ इम्प्योरिटी, कि इम्प्योरिटी क्या है और सोर्सेज कौन कौन से सोर्सेज से किसी भी सब्सटेंस में इम्प्योरिटी एंट्री लेती है, के ज़रिए से इम्प्योरिटी उस सब्सटेंस में मिक्स होती है, जिसकी वजह से उसको अनहाइजेनिक और इस लायक नहीं बनाई। अगर इम्प्योरिटी मिक्स हो गई तो वो मेडिसिनल यूज़ के लायक नहीं रहता। तो क्या सोर्सेज है, सोर्सेज ऑफ इम्प्योरिटीज़ अगर हम देखेंगे, सोर्सेज अगर सोर्सेज ऑफ इम्प्योरिटीज़ देखेंगे कि इम्प्योरिटीज़ के क्या क्या सोर्सेज हैं। इम्प्योरिटी अगर हम कोई फार्मूलेशन डेवलप कर रहे हैं और हमने सिरप बनाया है, ये टैबलेट बनाया है या ऑइंटमेंट बनाया है या किसी भी सब्सटेंस को फार्मूलेशन में कन्वर्ट किया है, तो क्या सोर्स हो सकते हैं किसी भी फार्मूलेशन के अंदर में इम्प्योरिटी के आने के। सबसे पहला इम्पॉर्टेंट सोर्स जो है वो रॉ मटेरियल है। रॉ मटेरियल जितने भी रॉ मटेरियल्स हम यूज़ कर रहे हैं, सबसे पहला सोर्स हम उसको बोल सकते हैं कि इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ इम्प्योरिटीज इज़ रॉ मटेरियल। सेकेंड, प्रोसेस और मेथड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। दूसरा हम लिख सकते हैं प्रोसेस और मेथड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। जिस प्रोसेस से हम मैन्युफैक्चर कर रहे हैं वो प्रोसेस अगर सही नहीं है तो वो भी एक इम्प्योरिटी का सोर्स हो सकता है। पहला है रॉ मटेरियल है, प्रोसेस और मेथड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग है, इम्प्रॉपर हैंडलिंग ऑफ रॉ मटेरियल्स बोल सकते हैं। थर्ड पॉइंट में हम लिख सकते हैं इम्प्रॉपर हैंडलिंग ऑफ रॉ मटेरियल। इम्प्रॉपर हैंडलिंग ऑफ रॉ मटेरियल्स, ये भी एक मेन सोर्स है इम्प्योरिटी का,
कि रॉ मटेरियल को प्रॉपरली हैंडल नहीं किया। सॉल्वेंट यूज इन मैन्युफैक्चरिंग, ये कौन कौन से सॉल्वेंट्स हैं? सॉल्वेंट्स यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग, सॉल्वेंट यूज इन मैन्युफैक्चरिंग। ऐसे ही जो सॉल्वेंट हम यूज़ कर रहे हैं ये भी एक मेन सोर्स हो सकता है। ऐसे ही क्रॉस कंटामिनेशन, अगर जिस वेसल्स में हमने मैन्युफैक्चर किया है उसको प्रॉपरली क्लीन नहीं किया तो प्रीवियस प्रोडक्ट से वो कंटामिनेट होता है, जिसको आगे इसको हम डिस्कस करेंगे, क्रॉस कंटामिनेशन। ऐसे ही माइक्रोबियल कंटामिनेशन है। इसके बाद 7 नंबर पर स्टोरेज कंडीशन, अगर हमने प्रॉपरली स्टोर नहीं किया प्रोडक्ट को तो उसकी वजह से मटेरियल जो है वो डिकम्पोज हो जाएगा। ऐसे ही फॉल्टी स्टोरेज या इम्प्रॉपर स्टोरेज, या डिफेक्टिव स्टोरेज। तो दीज आर द सोर्सेज ऑफ इम्प्योरिटीज़। कि इम्प्योरिटीज़ के क्या सोर्सेज हैं, इसमें ये 8 सोर्सेज हम लिख सकते हैं कि ये 8 सोर्सेज हैं किसी भी इम्प्योरिटी, ये इम्प्योरिटी जो है या किसी भी कोई भी सब्सटेंस जो है इम्प्योर हो सकता है या इम्प्योरिटी उसमें एंट्री ले सकती है, वो कंटामिनेट हो जाएगा या वो डिकम्पोज होकर ख़राब हो जाएगा और मेडिसिनल यूज़ के काबिल नहीं रहेगा। उसके लिए देयर आर 8 इंपॉर्टेंट सोर्सेज ऑफ इम्प्योरिटीज़। फर्स्ट इज़ द रॉ मटेरियल, पहला जो है वो रॉ मटेरियल है। सेकेंड प्रोसेस और मेथड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग है। तीसरा इम्प्रॉपर हैंडलिंग ऑफ रॉ मटेरियल है। सॉल्वेंट यूज इन मैन्युफैक्चरिंग, क्रॉस कंटामिनेशन, माइक्रोबियल कंटामिनेशन, स्टोरेज कंडीशन एंड फॉल्टी स्टोरेज। पहला क्या है? पहला रॉ मटेरियल है, दूसरा प्रोसेस और मेथड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग है, तीसरा इम्प्रॉपर हैंडलिंग ऑफ रॉ मटेरियल्स है, चौथा सॉल्वेंट यूज इन मैन्युफैक्चरिंग है, पांचवा क्रॉस कंटामिनेशन है, छठवां माइक्रोबियल कंटामिनेशन है, ऐसे ही सातवां स्टोरेज कंडीशन है और उसके साथ साथ फॉल्टी स्टोरेज है। ये डिफरेंट सोर्सेज हैं इम्प्योरिटी के, यानी कोई भी कंपाउंड इम्प्योर कब हो सकता है और कैसे इम्प्योरिटी इसमें एंट्री ले सकती है। तो ये डिफरेंट सोर्सेज हैं। अब इसमें देखें रॉ मटेरियल, इफ़ द इम्प्योरिटीज आर प्रेजेंट इन द रॉ मटेरियल दे मे कम इन द फाइनल प्रोडक्ट। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि रॉ मटेरियल में इम्प्योरिटी रहेगी, वो फाइनल प्रोडक्ट में आना ही है। जिस मटेरियल से, रॉ मटेरियल उसको बोलते हैं कि वो मटेरियल जिससे हम कोई फॉर्मुलेशन को बना रहे हैं, सिरप बना रहे हैं, टैबलेट बना रहे हैं, ऑइंटमेंट बना रहे हैं, डिफरेंट फॉर्मुलेशन में उसको कन्वर्ट कर रहे हैं, तो रॉ मटेरियल में इम्प्योरिटी रहेगी, वो अल्टीमेटली फाइनल प्रोडक्ट में आएगी। इफ़ द impurities are present in the raw material they may come in the final product through the manufacturing process, के मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के थ्रू वो फाइनल प्रोडक्ट में आ सकती है। जैसे कॉपर सल्फेट को अगर कॉपर पायराइड से मैन्युफैक्चर किया है तो इट कंटेन ट्रेसेस ऑफ आयरन। एग्जाम्पल हम देख सकते हैं कि अगर हमने कॉपर सल्फेट को प्रिपेयर किया है कॉपर पायराइड से तो उसमें ट्रेसेस ऑफ आयरन होते हैं एज ए इम्प्योरिटी। ऐसे ही सोडियम क्लोराइड प्रिपेयर फ्रॉम रॉक सॉल्ट कंटेन द ट्रेसेस ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम कंपाउंड। अगर हमने सोडियम क्लोराइड जो हमारा नमक होता है, हम समुद्री नमक से उसको, रॉक सॉल्ट से अगर उसको मैन्युफैक्चर किया तो उसके अंदर कुछ ना कुछ क्वांटिटी में कैल्शियम होगा और ऐसे कंपाउंड होंगे जिसमें मैग्नीशियम होता है। इसके बाद जो नेक्स्ट जो पॉइंट है वो प्रोसेस और मेथड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग है कि क्या प्रोसेस है और किस मेथड से हम कोई चीज़ मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है इम्प्योरिटी की या प्रोडक्ट के डिकम्पोजिशन के लिए। तो अगर हमने जो मैन्युफैक्चरिंग का अगर स्टेप वाइज प्रोसीजर को फॉलो नहीं किया कि ये प्रोडक्ट है, इसको पहला ये स्टेप है, फिर इसके बाद ये स्टेप है, फिर इसके बाद ये स्टेप है। जैसे पैरासीटामॉल सिरप है, पैरासीटामॉल सिरप में पैरासीटामॉल जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है वो वाटर में स्लाइटली सोल्यूबल होता है, वाटर में पैरासीटामॉल इज़ वेरी स्लाइटली सोल्यूबल इन वाटर। कि पैरासीटामॉल जो है वो वाटर में बहुत ही कम यानी वेरी स्लाइटली सोल्यूबल होता है। अगर हमने इसको प्रॉपरली डिज़ोल्व नहीं किया या जिस मेथड से उसको मैन्युफैक्चर करना है उसको वो मेथड को फॉलो नहीं किया तो वो प्रॉपरली जो सिरप है मैन्युफैक्चर नहीं होगा। इसलिए एक तो मेथड ये है कि पहले पैरासीटामॉल को इथेनॉल में डिज़ोल्व करें, मिनिमम क्वांटिटी ऑफ इथेनॉल में डिज़ोल्व करें, उसके बाद जब वो प्रॉपरली डिज़ोल्व हो जाए उसके बाद फिर वाटर से उसका वॉल्यूम मेकअप करें। ये एक मेथड है। अगर हमने उसको मेथड को फॉलो नहीं किया इसलिए स्टेज वाइज मेथड शुड बी स्ट्रिक्टली फॉलोड
किसी भी प्रोसीजर, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसीजर के अंदर जो स्टेज वाइज प्रोसीजर है उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करना ज़रूरी है अकॉर्डिंग टू द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के अकॉर्डिंग उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करना ज़रूरी है। अगर हमने मैन्युफैक्चरिंग किया तो इनकम्प्लीटनेस ऑफ रिएक्शन, के रिएक्शन जो है वो इनकम्प्लीट होगा। इनपरफेक्ट मिक्सिंग, अगर मिक्सिंग इनपरफेक्ट है तो भी कंटामिनेशन होगा। ये सारी चीज़ें जो है, और स्टेप बाय, जैसे विटामिन है, कुछ वाटर वे सोल्यूबल विटामिन होते हैं, कोई ऑयली सोल्यूबल विटामिन होता है। पहले ऑयल सोल्यूबल विटामिन को ऑयल मीडिया में उसको डिज़ोल्व करते हैं, वाटर सोल्यूबल विटामिन को एक वाटर मीडिया में डिज़ोल्व करते हैं, और उसके बाद फिर दोनों को मिक्स करके फाइनल सिरप को मैन्युफैक्चर करते हैं। अगर इसको प्रॉपरली फॉलो नहीं किया तो उससे कंटामिनेशन क्रिएट होगा, इम्प्योरिटी के चांसेस बहुत ज़्यादा रहेंगे। ऐसे ही जैसे एग्जांपल हम ले सकते हैं कि जिंक ऑक्साइड प्रोड्यूस बाय हीटिंग मेटालिक जिंक इन ए करंट ऑफ एयर, कि जिंक ऑक्साइड को जो मैन्युफैक्चर करते हैं उसको मेटालिक जिंक को हॉट एयर के करंट में के फ्लो के साथ उसको मैन्युफैक्चर करते हैं। इफ़ द मेटल इज़ नॉट कम्प्लीटली कन्वर्टेड इनटू जिंक ऑक्साइड, अगर मेटल जो है वो जिंक ऑक्साइड में कम्प्लीटली कन्वर्ट नहीं होता तो स्मॉल अमाउंट ऑफ जिंक में बी प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ इम्प्योरिटी, तो जिसकी वजह से जो है स्मॉल अमाउंट ऑफ जिंक जो है वो इम्प्योरिटी के फॉर्म में किसी भी उसके अंदर जिंक ऑक्साइड में प्रेजेंट हो सकती है। ऐसी थर्ड इसके अंदर लिख सकते हैं सॉल्वेंट यूज इम्प्रॉपर हैंडलिंग ऑफ रॉ मटेरियल, इम्प्रॉपर हैंडलिंग ऑफ रॉ मटेरियल। थर्ड पॉइंट जो है, पहला हमने रॉ मटेरियल देखा, दूसरा प्रोसेस और मेथड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग देखा, तीसरा इम्प्रॉपर हैंडलिंग ऑफ रॉ मटेरियल, कि रॉ मटेरियल जिससे हम कोई भी फॉर्मुलेशन को डेवलप कर रहे हैं, वो रॉ मटेरियल जिससे हम कोई भी फॉर्मुलेशन को डेवलप कर रहे हैं, अगर हमने उसको प्रॉपरली हैंडल नहीं किया कि तो हम बोल सकते हैं डिकम्पोजिशन में अकर्स इफ द प्रिकॉशंस आर नॉट टेकन प्रॉपरली कंसिडरिंग द स्टेबिलिटी क्राइटेरिया फॉर द डिफरेंट सब्सटेंसेस। उसके स्टेबिलिटी क्राइटेरिया को कंसिडर करते बगैर उसकी स्टेबिलिटी क्राइटेरिया को कंसिडर किए बगैर अगर हमने उसको हैंडल किया, जैसे विटामिन है को स्टोर इन बिटवीन 15 to 30 डिग्री सेल्सियस इन ए कूल प्लेस, अक्सर विटामिन के ऊपर ये मेंशन होता है कि विटामिन को स्टोर करना है इन बिटवीन 15 to 30 डिग्री सेल्सियस, तो 15 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच में विटामिन को स्टोर करना है। अगर हमने इसको समर के सीज़न में रूम टेम्परेचर पर इसको स्टोर कर दिया तो वो विटामिन जो है वो डिकम्पोज हो जाएंगे, विटामिन जो है डिकम्पोज हो जाएंगे। और ऐसी स्टेबिलिटी क्राइटेरिया को, कुछ मॉइस्चर सेंसिटिव मटेरियल रहते हैं, कोई एयर सेंसिटिव मटेरियल रहते हैं, कोई लाइट सेंसिटिव मटेरियल होते हैं, तो मॉइस्चर, एयर, लाइट, टेम्परेचर में लीड टू द हाइड्रोलाइसिस ऑन ऑक्सीडेशन और रेसिमाइजेशन ऑफ द ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंसेस। तो कोई ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो मॉइस्चर को इमीडिएटली, रेनी सीजन के अंदर अगर सोडियम क्लोराइड को ओपन उसमें इसमें रखा तो वो पूरा हाइग्रोस्कोपिक होता है, वो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेगा। कुछ लाइट सेंसिटिव मटेरियल्स होते हैं, उसको डार्क बॉटल में, अंबर कलर बॉटल में उसको स्टोर करते हैं। कुछ ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स होते हैं उसका, और कुछ कंपाउंड जो है इमीडिएटली हाइड्रोलाइसिस हो जाता है। तो ये सारे क्राइटेरिया को, स्टेबिलिटी क्राइटेरिया को कंसिडर करते हुए उसको स्टोर करना है, हैंडल करना है। तो डिकम्पोजिशन में अकर्स इफ द प्रिकॉशंस आर नॉट टेकन प्रॉपरली कंसिडरिंग स्टेबिलिटी क्राइटेरिया फॉर द डिफरेंट सब्सटेंसेस like the moisture, air, light, temperature may lead to the hydrolysis, oxidation और racemization of the optically active drugs, के ऑप्टिकली एक्टिव ड्रग का रेसिमाइजेशन हो सकता है, उसका ऑक्सीडेशन हो सकता है। इसके बाद सॉल्वेंट यूज इन मैन्युफैक्चरिंग, जो मेन इंपॉर्टेंट जो है वो वाटर यूज़ करते हैं। अगर सिरप के मैन्युफैक्चरिंग में हम यूज़ कर रहे हैं तो वाटर के अंदर कैल्शियम की पॉसिबिलिटी रहती है कि लार्ज क्वांटिटी में कैल्शियम भी हो सकता है, मैग्नीशियम भी हो सकता है, क्लोराइड भी हो सकता है, विच में कंटामिनेट द फाइनल प्रोडक्ट। सॉल्वेंट लाइक वाटर में कंटेन द वेरियस आयंस लाइक कैल्शियम, मैग्नीशियम, क्लोराइड विच में कंटामिनेट द फाइनल प्रोडक्ट। ये सारे सॉल्ट उसके अंदर होते हैं, अगर हमने इसको कंसिडर नहीं किया तो ये सारी चीज़ें जो है फाइनल प्रोडक्ट को कंटामिनेट कर सकती है, ये सारी चीज़ें फाइनल प्रोडक्ट को कंटामिनेट कर सकती है। इसके बाद जो चीज़ है क्रॉस कंटामिनेशन। क्रॉस कंटामिनेशन में एक चीज़ हमने मैन्युफैक्चर किया, फॉर एग्जांपल रिफाम्पिसिन है। रिफाम्पिसिन का जो कलर होता है वो ब्रिक रेड कलर का होता है। अगर हमने एक वेसल्स में उसको मैन्युफैक्चर करके उसका सस्पेंशन मैन्युफैक्चर किया और उसको ट्रांसफ़र कर दिया, बॉटल में पैकिंग कर दिया और उसको क्लीनिंग के लिए भेजा, अगर उस वेसल्स की जिसमें
हमने रिफाम्पिसिन सस्पेंशन को मैन्युफैक्चर किया था जो ब्रिक रेड कलर का होता है, उसकी अगर प्रॉपर क्लीनिंग नहीं हुई, खास तौर से जैसे कॉर्नर्स हैं, ये वेसल्स हैं, वेसल्स में कॉर्नर पे जो क्लीनिंग होती है, जॉइंट्स पे जो क्लीनिंग होनी चाहिए, वो जॉइंट्स की क्लीनिंग प्रॉपर नहीं हुई, तो वहाँ रिफाम्पिसिन क्योंकि इसका सस्पेंशन स्टिकी होता है, तो वहाँ अगर वो चिपका हुआ है, उसके बाद हम ऐसा सब्सटेंस जो कलरलेस सब्सटेंस है वो मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, तो इसके जो रेड ट्रेसेस जो है वो कलरलेस प्रोडक्ट में आ जाएंगे, और फाइनल जो अभी फ़िलहाल जो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रहे हैं वो रिफाम्पिसिन से कंटामिनेट हो जाएगा। तो हम बोल सकते हैं द क्रॉस कंटामिनेशन में अकर्स इन द फाइनल प्रोडक्ट may be contaminated with the final product may be contaminated with the previous product due to improper cleaning। के फाइनल प्रोडक्ट जो है वो प्रीवियस प्रोडक्ट से कंटामिनेट हो सकता है ड्यू टू इम्प्रॉपर क्लीनिंग। अगर हमने प्रॉपर क्लीनिंग नहीं किया वेसल्स की जिसमें हम मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, तो जो प्रोडक्ट को हमने मैन्युफैक्चर किया वो पिछले वाले प्रोडक्ट से कंटामिनेट हो सकता है। क्रॉस कंटामिनेशन ये कि दो प्रोडक्ट आपस में एक दूसरे से मिक्स होकर एक दूसरे को कंटामिनेट कर रहे हैं ड्यू टू इम्प्रॉपर क्लीनिंग। क्रॉस कंटामिनेशन में अकर्स इन द फाइनल प्रोडक्ट फ्रॉम द प्रीवियस प्रोडक्ट। क्रॉस कंटामिनेशन में अकर्स इन द फाइनल प्रोडक्ट फ्रॉम द प्रीवियस प्रोडक्ट ड्यू टू इम्प्रॉपर क्लीनिंग of the equipments used in the manufacturing. Therefore, the compound may be contaminated with the final compound may be contaminated with the previous product. तो फाइनल कंपाउंड जो है वो प्रीवियस प्रोडक्ट से कंटामिनेट हो सकता है। इसके बाद माइक्रोबियल कंटामिनेशन, कुछ नेचुरल प्रोडक्ट होते हैं जैसे अकाशिया है, सिन्ना है, स्टार्च है, जेलेटिन है, इसमें बहुत सारे माइक्रोब्स होते हैं। अगर हमने इसको कंट्रोल नहीं किया तो ये सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रोडक्ट को कंटामिनेट कर देंगे। ये सारे प्रोडक्ट जो है, ये सारी चीज़ें नेचुरल, वो चीज़ें जो नेचुरल सोर्सेज से आती है, जैसे अभी एग्जांपल बताया कि अकाशिया गम है, सिन्ना है, स्टार्च है, जेनेटिन है, ये सारी चीज़ें जो है मैन्युफैक्चरिंग के अंदर यूज़ होती हैं एज ए इनएक्टिव इंग्रेडिएंट। तो अगर इसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बर्डन को कंट्रोल नहीं किया तो ये सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का बर्डन जो है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है फाइनल प्रोडक्ट के अंदर मिक्स होकर उसको कंटामिनेट कर देगा, जिसको माइक्रोबियल कंटामिनेशन बोलते हैं। लिक्विड प्रिपरेशन अदर देन पैरेंटल्स एंड ऑप्थॉल्मिक, ख़ास तौर से ऑप्थॉल्मिक के अंदर उसमें तो उसको स्ट्रिक्टली चेक करते हैं, लेकिन दूसरे जो है एंटासिड प्रिपरेशन है, दूसरे प्रिपरेशन है, तो अगर इसमें हमने प्रॉपरली ये सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को जो नेचुरल सोर्सेस वाले रॉ मटेरियल्स हैं उससे अगर कंट्रोल नहीं किया तो ये फाइनल प्रोडक्ट को कंटामिनेट कर देंगे। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो स्टोरेज कंडीशन है। स्टोरेज कंडीशन है कि इफ़ देयर इज़ इम्प्रॉपर स्टोरेज ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट, अगर हमने फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट का जो है इम्प्रॉपर स्टोरेज किया तो इट में अंडरगो केमिकल डिकम्पोजिशन, तो इसका केमिकल डिकम्पोजिशन होता है। फॉर एग्जांपल लाइट सेंसिटिव प्रोडक्ट शुड बी स्टोर इन डार्कन वेसल और अंबर कलर बॉटल। अगर लाइट सेंसिटिव मटेरियल है, हमने उसको ट्रांसपेरेंट बॉटल में स्टोर कर दिया तो उसका केमिकल डिकम्पोजिशन हो जाएगा, और केमिकल डिकम्पोजिशन हो जाएगा, वो डिटोरिएट हो जाएगा और जो फाइनल प्रोडक्ट को कंटामिनेट कर देगा और एज ए इम्प्योरिटी। तो लाइट सेंसिटिव प्रोडक्ट शुड बी स्टोर इन डार्कन वेसल और अंबर कलर बॉटल। हीट सेंसिटिव प्रोडक्ट शुड बी स्टोर इन कूल प्लेस एंड मॉइस्चर सेंसिटिव प्रोडक्ट शुड बी स्टोर इन ड्राई प्लेस। ये सारी स्टोरेज कंडीशन है। अगर हमने उसकी स्टोरेज कंडीशन को सामने रखते हुए स्टोर किया तो कंटामिनेशन के चांसेस कम हो जाएंगे, इम्प्यूरिटी के एंट्री लेने के चांसेस कम हो जाएंगे, वरना केमिकल डिकम्पोजिशन होगा, केमिकली वो डिकम्पोज हो जाएंगे और फिर जो है फाइनल प्रोडक्ट को कंटामिनेट कर देंगे। ऐसे ही फॉल्टी स्टोरेज और डिफेक्टिव स्टोरेज, द केमिकल और सब्सटेंसेज आर स्टोर्ड शुड बी स्टोर्ड इन डिफरेंट टाइप ऑफ कंटेनर। के कुछ केमिकल्स होते हैं वो इट शुड बी स्टोर्ड इन डिफरेंट टाइप ऑफ कंटेनर डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द मटेरियल। कि डिफरेंट टाइप ऑफ कंटेनर में स्टोर होना चाहिए डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द मटेरियल, के मटेरियल के नेचर के अकॉर्डिंग डिफरेंट टाइप के कंटेनर में स्टोर होना चाहिए। क्योंकि कुछ सॉल्वेंट जो रहते हैं वो प्लास्टिक से रिएक्शन कर देते हैं, कुछ जैसे आयोडीन है वो मेटल से रिएक्शन करता है। आयोडीन को मेटेलिक कंटेनर में या हमने प्लास्टिक कंटेनर में स्टोर किया, लेकिन उसका जो कॉर्क लगाया वो मेटेलिक कॉर्क लगाया, तो इमीडिएटली आयोडीन जो है मेटल के साथ रिएक्शन करेगा। आयोडीन रिएक्ट विथ कॉर्क और रबर कॉर्क के साथ भी किया तो उसके साथ भी रिएक्शन करेगा। देयरफॉर इट शुड बी स्टोर्ड इन ग्लास बॉटल विथ ग्लास स्टॉपर। के ये आयोडीन जो है
रबर के साथ भी रिएक्शन करता है, मेटल के साथ भी रिएक्शन करता है। अगर हमने रबर कॉर्क लगा दिया तो उसके साथ रिएक्शन करेगा, वो डिकम्पोज हो जाएगा। इसलिए आयोडीन को हमेशा जो स्टोर करते हैं ऐसे कंटेनर में जो ग्लास का बना हुआ होता है, कांच का बना होता है, और उसमें स्टॉपर भी जो रहता है वो भी कांच का होता है। जैसे अल्कलीज स्टोर इन ऑर्डिनरी ग्लास कंटेनर, अगर ऐसी अल्कलीज को, बेस को हमने ऑर्डिनरी ग्लास कंटेनर में अगर स्टोर कर दिया तो ये क्या होता है कि लेड एक्सट्रैक्ट हो जाएगा और विच में कंटामिनेटेड द फाइनल प्रोडक्ट। ऐसे ही कॉपर एंड जिंक वेसल्स रिएक्ट विद स्लाइटली एसिडिक सब्सटेंसेस। कॉपर की और जिंक वेसल जो रहती है वो एसिडिक सब्सटेंसेस का साथ रिएक्शन करती है और इट में कंटामिनेट द फाइनल प्रोडक्ट, जो फाइनल प्रोडक्ट को कंटामिनेट कर सकती है। तो फॉल्टी स्टोरेज कि जिस कंटेनर में उस केमिकल को स्टोर करना चाहिए जो उसके साथ कॉम्पेटेबल है, तो उसी के साथ स्टोर कर किया तो वो मटेरियल डिकम्पोज नहीं होगा। अगर डिफरेंट कंटेनर्स में हमने उसकी स्टेबिलिटी को कंसिडर करते हुए और इसकी स्टोरेज कंडीशन को कंसिडर करते हुए स्टोर नहीं किया तो वो मटेरियल डिकम्पोज हो जाएगा, जो फाइनल प्रोडक्ट को जो भी डिकम्पोज कर देगा और ख़राब कर देगा। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले देखा कि व्हाट इज़ इम्प्योरिटी, व्हाट आर द इफेक्ट ऑफ इम्प्योरिटी एंड व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ इम्प्योरिटी, कि इम्प्योरिटीज़ के सोर्सेज क्या है, जिसको हमने डिस्कस किया। रॉ मटेरियल भी एक सोर्स है, प्रोसेस और मेथड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग भी एक सोर्स है, इम्प्रॉपर हैंडलिंग ऑफ रॉ मटेरियल है, सॉल्वेंट यूज इन मैन्युफैक्चरिंग है, क्रॉस कंटामिनेशन है, माइक्रोबियल कंटामिनेशन है, स्टोरेज कंडीशन है, फॉल्टी स्टोरेज है। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर ये क्वेश्चन पूछता है व्हाट इज़ इम्प्योरिटी एंड what is the effect of impurity and what are the sources of impurity। इस टॉपिक के नोट्स भी डिस्क्रिप्शन में जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। एक बार नोट्स को हमने रेफ़र किया, उसके बाद वीडियो को रेफ़र किया, तो इजीली आप इस चीज़ को, नोट्स को भी समझ सकते हैं और वीडियो से भी आपके कंसेप्ट क्लियर हो सकते हैं।